हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एडू सर। आज का आपका जो क्लास होने वाला है, काफ़ी दिनों के बाद क्लास 10th का कोई वीडियो शूट करने जा रहा हूं, क्योंकि 10th क्लास का काफ़ी कम रिक्वेस्ट आ रहा था। ज़्यादा रिक्वेस्ट क्लास 12th क्लास 11th के होते थे, तो थोड़ा सा मैं इनएक्टिव हो गया था क्लास 10th के। ठीक है, अगर आप लोग एक्टिव रहेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी वीडियो कंटिन्यू आते रहेगी। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप एक्टिव हैं कि नहीं है? जैसे अभी पता चला कुछ दिन पहले कि आप लोग एक्टिव नहीं है, उसी तरह से आप लोग अपना एक्टिवनेस दिखाइए। आपका एक्टिवनेस दिखेगा तो डेफिनेटली आपको क्लास 10th का वीडियो भी रेगुलरली आपको मिलता जाएगा। खैर कोई बात नहीं, आज एक क्लास 10th का वीडियो है और टॉपिक है आपका पाइथागोरस थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। इसके पहले मैंने थेल्स थ्योरम के बारे में बता दिया है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में बता दिया है, और उसके बाद शायद वीडियो नहीं आया है, तो थोड़ा सा मैं रिव्यू कर देता हूं। थेल्स थ्योरम में कहा गया था कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी और किसी लाइन के पैरेलल एक लाइन है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ट्रायंगल एडीसी ट्रायंगल एबीसी के क्या होता है, सिमिलर हो जाता है और निकल करके आता है एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एसी अपॉन ये एई अपॉन ईसी। एक ये निकल करके आता है थेल्स थ्योरम। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। ये थेल्स से ही निकल करके आया है। ठीक है, ये हमारा कोरोलरी था कि हम क्या करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल का ये साइड लेंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल का ये साइड। ठीक है, फिर इधर से छोटे वाले ट्रायंगल का AE लेंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल का AC, और उसी तरह से छोटे वाले ट्रायंगल का अगर D लेंगे तो बड़े वाले का BC। ठीक है, ये आया था। उसके बाद एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कहना था कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और AD कोई एंगल बाइसेक्टर है, देन AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC। ठीक है ना, ये साइड और ये साइड का जो रेशियो होगा वही रेशियो इसका और इसका होगा। अगर AC अपॉन AB लिखेंगे तो DC अपॉन BD हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज। इसके बाद आता है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो क्राइटेरिया में थोड़ा बहुत समझते हैं कि क्राइटेरिया क्या क्या होता है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया होता है तो सिमिलैरिटी का भी क्राइटेरिया होता है। एक क्राइटेरिया तो होता है एस मीन्स क्या, तीनों का तीनों साइड इक्वल नहीं। कभी भी अगर आप सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं, साइड्स को इक्वल कभी भी नहीं लेना है। अगर साइड्स इक्वल होगा तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है ना, हालांकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होता है, बट एवरी सिमिलर ट्रायंगल इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब होता है कि तीनों का तीनों साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जैसे कि ये एस को दर्शाता है। क्या तीनों साइड प्रोपोर्शनल है? बिल्कुल है। ठीक है, तो ये एस का मतलब होता है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी का रेशियो डी के साथ, बी सी का रेशियो ई एफ के साथ और ए सी का रेशियो डी एफ के साथ, अगर तीनों प्रोपोर्शनल है तो उसे कहते हैं एस क्राइटेरिया। ठीक है, दूसरा आता है एस। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि दो साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए और उसके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। मींस जैसे कि इसी में समझते हैं कि अगर ए बी अपॉन डी लिए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ लिए, तो ये दो साइड्स का क्या है, प्रोपोर्शनल है। इस ट्रायंगल का दो साइड्स प्रोपोर्शनल है और इसके बीच का एंगल मतलब एंगल बी और एंगल ई, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, इसके बीच का एंगल अगर बराबर हो जाए तो इस क्राइटेरिया को कहा जाता है एस क्राइटेरिया। आई बात समझ में? तो हमेशा ध्यान रखना, यहां पर जब भी होगा तो साइड्स प्रोपोर्शनल होगा।
अब इसमें क्या होगा, ए से नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक साइड तो हम किसी का प्रोपोर्शन दिखाएंगे तो कंपैरिजन करने के लिए मिलेगा नहीं कोई दूसरा साइड, इसलिए सिंगल साइड वाला कोई भी क्राइटेरिया नहीं होगा। तीसरा क्राइटेरिया निकल करके आता है ए, मतलब अगर तीनों एंगल बराबर हो जाए तब भी ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। याद कीजिए, तीन एंगल बराबर होने पर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता था, पर सिमिलर होता है, ठीक है। सिमिलर में ये चीज नहीं है कि दोनों का जो शेप है वो सेम होना चाहिए, दोनों का शेप में छोटा बड़ा हो सकता है, तभी तो रेशियो अलग अलग आएगा। रेशियो एक आ जाएगा तब तो फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसी को जाना जाता है ए सिमिलैरिटी से भी, ठीक है। अब ऐसा क्यों, चलिए इस चीज को समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग सिमिलैरिटी इसी से प्रूफ होता है, लगभग, ठीक है। अब ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में जरूरत पड़ेगा आप सभी लोगों को, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है, कि क्या क्या क्राइटेरिया। तो यही 4 क्राइटेरिया होता है बेसिकली, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि मैंने कहा ए सिमिलैरिटी मीन्स हमारे पास 2 ट्रायंगल है, ठीक है, और दोनों का मान लिया जाए साइज डिफरेंट है, ठीक। ए बी सी डी ई एफ, हमें क्या मिला है, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो अगर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक। अब इसी से क्राइटेरिया क्या निकला, ए सिमिलैरिटी। अच्छा आप ही बताइए कि अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, ये एंगल इस एंगल के बराबर, तीसरा के बारे में नहीं मालूम है, क्या तीसरा एंगल अपने आप उसके बराबर नहीं हो जाएगा, क्या अभी भी डाउट है? चलिए आपका डाउट मैं दूर करता हूं। अगर बताइए कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी लिखें, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उधर एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ लिखें, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सी बराबर एफ नहीं है, हम ये मान करके चलते हैं, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 2 कंडीशन है, 2 एंगल बराबर है, ठीक। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है। अगर दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों का लेफ्ट साइड भी बराबर होना चाहिए या नहीं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, ए बराबर है डी के, बी बराबर है ई के, कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, सी बराबर एफ। तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाता है। तो कभी भी हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर करने का बात आए और 2 एंगल अगर बराबर मिल जाए तो तीसरा एंगल खोजने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग बच जाइएगा। ऐसे भी तो आप लोग कोढ़ी हैं, एक काम कम करने को मिल रहा है, आपका तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्या एम आई राइट? एब्सोल्युटली, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, तीसरा एंगल बराबर हो जाता है, इसीलिए इस क्राइटेरिया को ए सिमिलैरिटी भी कहा जाता है। हालांकि ये कोरोलरी है, मेन थ्योरम यही है, ठीक है ना। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग मेन थ्योरम पर। अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास कोई 2 सिमिलर ट्रायंगल है तो दोनों का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, इसका रेशियो इसके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आ जाएगा। ए बी स्क्वायर, ए बी के लिए क्या यूज करेंगे, डी का स्क्वायर, ठीक है, या फिर बी सी का स्क्वायर यहां पर हो जाएगा ई एफ का स्क्वायर, या फिर ए सी का स्क्वायर इसके लिए हो जाएगा डी एफ का स्क्वायर, ठीक है। एक ये भी है, ठीक है ना। चलिए तो इतनी बातों को लेकर के आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम, मतलब जो पाइथा था वो काफी गोरा था, थ्योरम दे दिया। मजाक कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। पाइथागोरस गोरा था या काला था ये मुझे भी नहीं पता है, एनसीईआरटी के बुक में इसका फोटो बना हुआ है तो ब्लैक एंड व्हाइट है, कहां से पता चलेगा। चलिए कोई भी हो कैसा भी हो, थ्योरम से मतलब है हमें।
इसका थ्योरम में कहना है कि अगर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल मीन्स जिसके पास एक 90 डिग्री हो, ठीक है, इन एनी राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस किसको कहा जाता है, जो सबसे बड़ा लाइन होता है तीनों साइड्स में, सबसे बड़ा लाइन कहने का मतलब, या फिर ऐसे समझिए जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है, ये हमारा हो गया हाइपोटेनस डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ एच, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग हाइपोटेनस। बाकी जो बच गया एक परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, वो डिसाइड करता है एंगल। मान लीजिए एंगल हम ये माने तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर एंगल वो माने तो ऊपर वाला बेस हो जाएगा, नीचे वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब एंगल जिससे सटा हुआ रहेगा वो साइड बेस और बाकी बचा परपेंडिकुलर। या फिर ऐसे समझिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बाकी जो बचा बेस। तो कैसे भी आप याद रखिए, याद रखना है बस, ठीक है। चलिए जल्दी से इन सबको मिटा देता हूं। पाइथागोरस तेरा खेलने डाला। चलिए तो क्या कहा पाइथागोरस ने, इन एनी राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। मींस इसके कहने का मतलब है कि हमारे पास टू प्रूव में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप सभी लोग ये थ्योरम जानते हैं पहले से, ठीक है, कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए आज आप लोग उसको प्रूफ करने के लिए सीखेंगे, ठीक है ना। हमने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं सर, बिना कंस्ट्रक्शन के प्रूफ कीजिए, तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग सिमिलैरिटी का यूज करेंगे। सिमिलैरिटी के लिए हमारे पास दो ट्रायंगल होना चाहिए। क्या हमारे पास दो ट्रायंगल है? नहीं है, तो बिना कंस्ट्रक्शन का गधे लोग कैसे होगा, इसलिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया AC पर, नाम रख दिया BD, ड्राउ BD परपेंडिकुलर ऑन AC पर एक परपेंडिकुलर डाला BD, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रूफ की तरफ, ठीक है। अब सही काम है क्या, अब नजर गड़ा करके आप लोगों को देखना है। चलिए तो हमने क्या किया, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD लिया। क्या किया, एक बड़ा ट्रायंगल को एक छोटे ट्रायंगल से सिमिलर करने का कोशिश किया। तो सिमिलर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी क्राइटेरिया अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि बड़े वाले ट्रायंगल ABC और छोटे वाले ट्रायंगल ADB दोनों के पास है 90 डिग्री, है कि नहीं। एंगल ABC एंगल ADB इच 90 डिग्री, एक एंगल बराबर मिल गया है। ये वाला जो है थीटा मान लिया जाए एंगल A, ठीक है। तो क्या पहले वाले ट्रायंगल में BAC और दूसरे वाले ट्रायंगल में BAD, दोनों के लिए तो सेम ही होगा ना एंगल, दोनों के लिए एंगल कैसा है, कॉमन। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, दो एंगल मिल गया है सर, मिल गया है तो दोनों सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ABD बाय AA सिमिलैरिटी। अब आप लोग बोलोगे कि सर इतना आसान था, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो सकता है, ठीक है। आप लोग यहां पर ध्यान देंगे, कहां, जब हम लोग सिमिलैरिटी लिखेंगे तब विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स के हिसाब से ही लिखाना है सिमिलैरिटी, नहीं तो पूरा का पूरा गोबर गणेश। बात समझ रहे हैं ना। चलिए अब बात को पूरी तरीके से समझते हैं। जैसे कि एंगल ए कहां पर है, ये कॉमन वाला पार्ट है, तो उसके लिए भी एंगल कॉमन वाला ही से ही शुरू करना होगा, ठीक है। तो वहां पर भी क्या है, ए है। उसके बाद देखिए बी जो आया है 90 डिग्री पर है,
इसके लिए अगला 90 डिग्री जो छोटा वाला ट्रायंगल है डी है ना, तो हमारे पास ट्रायंगल किस तरह से लिखाएगा, ट्रायंगल ए डी, और लास्ट वाला तो खैर उठा करके बैठा क्योंकि उसके पास और जगह ही क्या है, ठीक है। या फिर ऐसे समझिए कि जो हमारे पास कॉमन एंगल है, ठीक है, कॉमन एंगल बीसी, इसके लिए क्या है, बीडी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए बीसी और यहां पर बीडी, ठीक है। ये चीज भी ऐसे भी आप गौर करके देख सकते हैं, ठीक। ऐसे एंगल वाला मेथड ज्यादा बेस्ट है, उससे आपको काफी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये लिखा गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद लगाएंगे सिमिलैरिटी का क्या, थेल्स थ्योरम। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल। तो हम लिख सकते हैं ए बी किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा, तो यहां पर एडी के साथ होगा, ठीक है। सिमिलैरिटी लिखने का यही तरीका है, यही सबसे बड़ा खासियत है। अगर सिमिलैरिटी लिखा गया तो ए बी लिए तो ए बी के जगह पर क्या लेना पड़ेगा, दूसरे ट्रायंगल के लिए एडी। हमको फिगर देखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कि ए बी आया है तो हम बड़े ट्रायंगल में देखेंगे ए बी किसके जगह है, तो बेस की जगह, क्योंकि थीटा ये है तो इसका बेस हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, छोटे ट्रायंगल के लिए भी बेस लेना पड़ेगा। तो छोटे ट्रायंगल ये हमारे पास, ये हाइपोटेनस, ये वाला इसका हो गया बेस, तो इसके लिए एडी लेना पड़ेगा। तो उतना सोचने का कोई जरूरत नहीं है, हम यहां से ए बी है तो एडी ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम बीसी लेंगे तो डीबी लेंगे, लेकिन डीबी का हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। तो हम क्या करते हैं, एसी लेते हैं, एसी, ठीक। और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास, इधर हो जाएगा ए बी, ठीक है, एसी, और इधर हो जाएगा ए बी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। आई बात समझ में। चलिए अब क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं बात को, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, अब नीचे एक छोटा सा ट्रायंगल बचा है बीडीसी, ट्रायंगल बीडीसी। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, करके देखते हैं। एंगल ए बी सी एंड एंगल बी डी सी इज 90 डिग्री। चलिए दोनों बराबर है। अब की बार ये वाला जो एंगल है, एंगल सी, जिसको अल्फा माने हैं, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा। एंगल ए सी बी एंड एंगल बी सी डी, ये हो गया कॉमन, ठीक है, ये हो गया कॉमन। अब बताइए कि ट्रायंगल ए बी सी और सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, जरा चेक कर लेते हैं। ए हमारा कोई काम का नहीं है, चलिए छोड़िए, सेकंड वाले से देखते हैं। बी क्या था, इसके लिए 90 डिग्री था, तो इसके लिए 90 डिग्री डी था, ये हो गया डी की जगह। सी क्या था, इसके लिए कॉमन था, और बी सी डी के लिए भी कॉमन वही है, सी है, ठीक। तो बचा हमारे पास क्या, बी बच गया, बी बच गया, इसको यहां पर बैठा देना है। मतलब पहले भी सही लिखाया था, बाद में वही चीज आ गया घूम फिर करके, बाय ए, ठीक है। सिमिलर होने से क्या फायदा है, हम इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी डी। चलिए कोई काम नहीं है बी डी का, इसलिए छोड़ दिया गया। अगला चलते हैं, बी सी अपॉन डी सी, ठीक है। फिर उसके बाद ए सी अपॉन, इधर कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया जाए तो बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी हो जाएगा। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक। दो इक्वेशन हमको मिल चुका है। अब क्या किया जाए, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, उधर क्या मिलेगा, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। अगर ए सी को कॉमन ले लें तो ए डी प्लस डी सी। अब ए डी प्लस डी सी, क्या ए डी को डी सी से जोड़ेंगे ए सी नहीं मिलेगा, कितना आ गया, ए सी स्क्वायर। क्या हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये था आपका पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता सुविस्ता, क्या, चलिए तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इस पाइथागोरस पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो क्लास 10th में तो काम आते ही आते हैं।
साथ ही साथ आगे चल करके अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, जैसे कि नोट कर लिया गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मिटाता हूं। जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास कोई राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, और इस पर हमने परपेंडिकुलर डाला बी डी। ठीक, तो इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आता है। ये रिजल्ट तो आपने देखा कि BC का स्क्वायर अगर ले रहे हैं तो AC इंटू AD आ जाता है, AB का स्क्वायर ले रहे हैं तो AC इंटू DC आ जाता है। सॉरी, AB का स्क्वायर कितना आया था, AB का स्क्वायर बराबर AC इंटू AD आया था। ठीक है, अगर AB का स्क्वायर लेना है तो ये इसका स्क्वायर, इसका गुना ऊपर वाले के साथ, अगर BC का स्क्वायर लेना है तो AC का गुना DC के साथ ले लेना है। ये सब शॉर्टकट ट्रिक्स है जो कि यूज होंगे। मान लीजिए इसका वैल्यू दिया हुआ है, इस टोटल का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल दीजिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल दीजिए, तो आप लोग यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है ना, और उसी तरह से एक और रिजल्ट निकलता है। एक रिजल्ट ये हो गया, दूसरा रिजल्ट ये हो गया, तीसरा रिजल्ट तो वो तो सबको मालूम है। ठीक है, उस पर क्वेश्चन आता भी नहीं है। ठीक है, और एक तीसरा रिजल्ट होता है कि BD का जो स्क्वायर है ये, ठीक है, BD का स्क्वायर जो है ये निकल करके आता है AD इंटू DC, इतना मल्टीप्लाई इतना। ठीक है, ये निकल करके आता है। तो आप लोग ये 2-3 जो रिजल्ट है आप इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए इसका H है, ये 9 है, ये 4 है, आपको पूछ देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ BD, कुछ नहीं, तुरंत एकदम H स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 4, H इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ गया। अब यही काम को करने के लिए आप लोगों को क्या करेगा, बड़ा टाइम लगना पड़ेगा। आप लोग को सिमिलर करना पड़ेगा, ट्रायंगल सिमिलर करके आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा BD और जैसे कि अभी आपने क्या देखा, हमें पाइथागोरस में ये चाहिए था, BD का कोई जिक्र नहीं था, तो हमने BD का एक भी नहीं लिया, छोड़ दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। हम BD को भी लेकर के चलते हैं, ये रिलेशन हमारा निकल करके आ जाता है। आई बात समझ में, हम इसलिए उसको इग्नोर करके चल रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, रिलेशन याद रखेंगे। या फिर मान लीजिए सपोज आपको दे दिया गया एक ट्रायंगल है, ठीक है, राइट ट्रायंगल है, ठीक, और राइट ट्रायंगल में ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक, ABCD, AC का वैल्यू दिया हुआ है 10 है, ठीक, BC का वैल्यू दिया हुआ है 5 है, और आपसे पूछ लिया कि AD कितना होगा। ठीक है, तो आप लोग घबराना का कोई बात नहीं है, सीधा BC का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, इसमें AC इंटू DC, यही होता है ना, BC का स्क्वायर बराबर AC इंटू DC। बेस है तो छोटा वाला ये वाला आएगा, अगर परपेंडिकुलर वाला है AB वाला है तो AC इंटू AD आएगा, बस ये ध्यान रखना है। कितना हो जाएगा, 25 बराबर 10 गुना DC का वैल्यू आ गया 2.5, और अगर ये 2.5 है तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर, एकदम चुटकियों में आंसर। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप किसी भी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो आप लोगों का यहीं पर समाप्त होता है, और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और स्प्रेड करें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे वीडियो बनाने के लिए इंड्यूस्ड करेगा। लाइक नहीं आएगा तो वीडियो शायद नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, तो जरूर से जरूर लाइक करें, ठीक, पढ़ाई करते रहें।